आज हम कानून की एक पहेली के ऐसे समाधान पर चर्चा करेंगे जिससे झूठे एविडेंस और फर्जी कागजातों से परेशान लिटिगेंट्स को बहुत सहायता मिलने वाली है और 340 सीआरपीसी का कानून उनके लिए अब बहुत सरल हो जाने वाला है। उन्हें सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी के झंझट से भी पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी और वे उसको अब भली भांति समझ पाएंगे और वे ऐसे मामलों में जिनमें फर्जीवाड़ा किया गया हो अब एफआईआर भी दर्ज करवा सकेंगे। यह ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपको मनमांगी मुराद मिल गई हो। किसी भी केस में फर्जी कागजात आते ही एफआईआर दर्ज करवा दी जाए और यह कानून के द्वारा स्वीकृत भी हो जाए। पहले इसको थोड़ा समझा जाए। दिग्पाल एक सरकारी मुलाजिम थे। उनके 4 लड़के हुए, हनुमान, बलराम, विश्वनाथ और शिवनाथ। शिवनाथ के अलावा बाकी सबकी अच्छी नौकरी लग गई थी। जब दिग्पाल स्वर्गवासी हुए तो कहा गया कि उन्होंने एक वसीयत शिवनाथ के नाम में कर दी थी क्योंकि वे शिवनाथ के साथ ही रहते थे और शिवनाथ अकेला ऐसा भाई था जो चारों में सबसे कमजोर रह गया था। इस बात पर विश्वनाथ को यकीन नहीं हुआ और विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच में मुकदमेबाजी हुई जिससे वह वसीयत कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। विश्वनाथ का मानना था कि शिवनाथ ने वह वसीयत जो कि उपरोक्त मुकदमेबाजी के दौरान अलग अलग कोर्ट्स में लगाई गई वह फर्जीवाड़ा करके बनाई गई थी जिसके आधार पर सेक्शन 340 सीआरपीसी का आह्वान किया जा सकता था। विश्वनाथ के अनुसार अब शिवनाथ के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हमारे सब विद्वान व्यूअर्स को पता है कि अभी 2-4 दिन पहले हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय अशोक गुलाबराव बोंडरे वर्सेस विलास मधुकर राव देशमुख वाले केस में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस संजय करोल का निर्णय पढ़ा था। अशोक गुलाबराव बोंडरे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा 2005-4 SCC 370 को सर्वोपरि माना था। इस मारवा वाले केस में दिए गए नियम के मुताबिक यदि फोर्जरी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ की गई है जो कस्टोडिया लेगिस हैं यानी कि कोर्ट के सामने रखे हुए कागजात हैं तो उन पर 340 सीआरपीसी के तहत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यदि फोर्जरी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ की गई थी जो अभी कोर्ट के सामने लाए नहीं गए थे तो उन पर 340 सीआरपीसी या कहिए 195 सीआरपीसी का बंधन नहीं लगेगा और कोर्ट उन पर खुद से भी कॉग्निजेंस ले सकेगा। जो पीड़ित पक्ष है वह एक शिकायत भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल सकेगा। तो आज के केस में विश्वनाथ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में शिवनाथ पर एक्शन लेना चाहता था जो कानून के अनुसार मान्य हो और सेक्शन 340 की तरफ जाने वाला हो। विश्वनाथ के वकील साहब कानून के पढ़े हुए और सुलझे हुए एडवोकेट थे जो बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगा दी कि इस फर्जीवाड़े वाले दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया जाए। लेकिन कई मजिस्ट्रेटों को तो आप जानते ही हैं वो आंख बंद करके फैसला करते हैं। यहां भी इन मजिस्ट्रेट साहब ने बिना कुछ सुने हुए इस विश्वनाथ की अर्जी को खारिज कर दिया। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। 156(3) सीआरपीसी की इस एप्लीकेशन को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल हुए दस्तावेजों की बाबत सेक्शन 195(1)(b) पार्ट 1 सीआरपीसी में लिखा हुआ बंधन काम करता है। यानी कि कोर्ट में इस्तेमाल शुदा फर्जी दस्तावेजों का प्रोसिक्यूशन केवल 340 सीआरपीसी में बताई गई विधि से किया जा सकता है जिसमें उसी कोर्ट द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके शिकायत लिखकर भेजने से ऐसे फर्जीवाड़े का प्रोसिक्यूशन हो पाएगा। मजिस्ट्रेट साहब ने आगे लिखा, अतः इन मामलों में 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती है
उसके बाद रिवीजन हुई। रिवीजन में भी सेशंस कोर्ट ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और कह दिया कि कोर्ट में इस्तेमाल हुए दस्तावेजों की बात है तो सेक्शन 340 सीआरपीसी की अर्जी ही एकमात्र रास्ता है, उसी पर ही चलो। लेकिन विश्वनाथ को अपने वकील साहब की होशियारी पर भरोसा था। विश्वनाथ हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया और विश्वनाथ के वकील साहब की अच्छी दलीलों को सुनने वाले एक अच्छे जज भी हाई कोर्ट में मिल गए। हाई कोर्ट के जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने निर्णय सच्चिदानंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 2 SCC 493 को याद किया और बताया कि इस सच्चिदानंद सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिन अपराधों के बारे में केवल कोर्ट के पास ही शिकायत करने का अधिकार होता है, ये वे वाले अपराध होते हैं जिनमें संबंधित पक्ष उस मामले में छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज दाखिल कर देते हैं, ताकि जरूरत होने पर बिल्कुल नई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बजाय उसी मामले में कोर्ट रिकॉर्ड को देखकर ही दस्तावेजों की सीमित इंक्वायरी से काम चल जाए, कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी ना करनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय आप 340 सीआरपीसी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे तो आपको उस समय ऐसा कोई बड़ा काम नहीं छेड़ देना है जिससे आपको कोर्ट फाइल से बाहर जाना पड़े। जो भी कुछ आपको फर्जीवाड़ा देखना है, कोर्ट फाइल के अंदर जो कस्टोडियल एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के आधार पर आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। इस प्रकार यह अधिक सही लगता है कि सेक्शन 195 1B सीआरपीसी वाला बंधन केवल उन मामलों में लागू होगा जिनमें ये अपराध किसी पक्ष द्वारा पक्ष के रूप में ही न्यायालय के सामने पेंडिंग किसी दस्तावेज के साथ किए गए हों। किसी एक पक्ष ने किया हो और उस पक्ष के रूप में ही किया हो, डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट के रूप में उसने वो किया हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ 340 वाली इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन जहां ये अपराध उस पक्ष के द्वारा किसी अन्य रूप में किसी अन्य उद्देश्य के लिए किए गए हों तो उन अपराधों के लिए यहां इस केस में सेक्शन 340 सीआरपीसी की शिकायत नहीं लगाई जा सकती है, ना ही वह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की जा सकती है। आपको याद होगा कि इसी वाले केस को पढ़कर तथा इसी के निर्णय को मानते हुए, किसको, सच्चिदानंद सिंह वाले केस को, इस सच्चिदानंद वाले केस को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना संवैधानिक बेंच वाला इकबाल सिंह मारवा का निर्णय दिया था, जो आजकल सब जगह लागू है क्योंकि वह संवैधानिक पीठ का निर्णय है। इस प्रकार कानून की सही व्याख्या वही मानी जाएगी जो पहले सच्चिदानंद सिंह वाले केस में की गई थी और बाद में जिसे इकबाल सिंह वाले केस में अनुमोदित किया गया था। इतना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 195 सीआरपीसी को पढ़ा। इसमें लिखा है, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। और पहली बात ही इसमें लिखी है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। हाई कोर्ट ने देखा कि सेक्शन 195 1B सीआरपीसी में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि फर्जी दस्तावेज और झूठे एविडेंस को किस तरह से कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि वह कोर्ट इन अपराधों का कॉग्निजेंस ले सके। उसमें किसी शिकायत की बात नहीं की गई है, ना पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है। सेक्शन 195 1B सीआरपीसी उस बिंदु से बाद की बात करता है जब मामला पूरी पड़ताल के बाद कोर्ट के कॉग्निजेंस के लिए लाया जाता है, जबकि एफआईआर या कंप्लेंट उस बिंदु से पहले की बात करते हैं। सेक्शन 195 1B सीआरपीसी में तो केवल कॉग्निजेंस ना लिए जाने की बात की गई है। उसमें वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट किसी मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। लेकिन कॉग्निजेंस के लिए कोई आरोप किस तरह मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने लाया जाता है, 200 सीआरपीसी की शिकायत के द्वारा लाया जाता है या पुलिस रिपोर्ट के जरिए लाया जाता है, इस पर सेक्शन 195 सीआरपीसी में कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोई मैटर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने
कॉग्निजेंस लेने के लिए किन किन तरीकों से लाया जा सकता है, यह बात सेक्शन 190 सीआरपीसी में दी गई है। 190 सीआरपीसी के अनुसार कॉग्निजेंस हेतु मामले को 3 प्रकार से मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा सकता है। पहला, अपराध की जानकारी वाली कंप्लेंट के द्वारा, जो आमतौर से पीड़ित पक्ष सेक्शन 200 सीआरपीसी में दाखिल करता है, उस कंप्लेंट के द्वारा। दूसरी बात है उन तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट द्वारा। पुलिस रिपोर्ट कौन सी होती है? जो 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज होती है। यदि पुलिस दर्ज ना करे तो 156(3) सीआरपीसी के तहत दर्ज होती है, एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है। तो या दूसरा है कि वो वाला रास्ता लिया जाए। तीसरा सी पार्ट है, या पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिली जानकारी के द्वारा कि अपराध घटित हो गया है। निष्कर्ष यह है कि सेक्शन 340 में या सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं है जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर, कॉग्निजेंस से पहले वाली स्टेज पर मैटर को पुलिस रिपोर्ट के रूप में लाए जाने से रोकता हो। इन कारणों से मजिस्ट्रेट और रिविजनल कोर्ट दोनों ही विश्वनाथ वाले केस में गलत थे। दोनों के निर्णय गलत थे। उन्होंने कहा था ना कि केवल 340 सीआरपीसी के जरिए ही आप आ सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये बात गलत है। और जिन फर्जी दस्तावेजों को कोर्ट के सामने फाइल करने से पहले ही यह फोर्जरी की गई थी, उनमें एफआईआर दर्ज करवाना बिल्कुल कानून के अनुसार बात है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप जाइए और एफआईआर दर्ज कीजिए। तो एफआईआर का हुक्म करने वाले हाईकोर्ट का यह ऑर्डर बहुत दूरगामी प्रभाव रखने वाला है और बहुत सूझबूझ वाला ऑर्डर है। आप लोग इसको पढ़ें। अब सबसे अंत में हम इस केस का नाम बताते हैं। यह केस है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 185 ऑफ 2023 इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसे जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम ने 20 मार्च 2024 यानी कि अब से बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इस केस की न्यूट्रल साइटेशन नंबर है AHC 50,554 इन 2024। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूटर्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या FSL एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि IO। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का, उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें। हमारा YouTube चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।